गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए रिटेलिंग स्टार्ट किया था हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेलिंग। उसमें देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रिटेलिंग। अब देखिए नेचर ऑफ रिटेलिंग फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। अब रिटेलिंग क्या है, जैसे बताया था सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कस्टमर, कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है पर्सनल पर्पस के लिए या फैमिली के लिए या हाउस होल्ड यूज़ के लिए, है ना, जो गुड्स को परचेज़ किया जाता है वो रिटेलिंग में आता है। तो वी कैन से रिटेलिंग कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज द फाइनल स्टेप इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कंजम्पशन ऑफ बाय एंड कंज्यूमर। तो बार बार देखो यही बात की जा रही है कि जो रिटेलिंग है वो क्या है कि उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं उसका पर्पस यही होना चाहिए कि एंड कंज्यूमर को, जो फाइनल कंज्यूमर हैं, उनको सेल करना ही रिटेलिंग में आता है ना। तो कंजम्पशन होना चाहिए बाय एंड कंज्यूमर द्वारा। तो इट इज़ रिटेलिंग एक ऐसी रिटेलिंग है जो रिस्पॉन्सिबल है कि फ़ाइनल कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करना, मतलब कंज्यूमर से पूछा जाएगा कि व्हाट दे वांट, है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो मटेरियल है और वी कैन से प्रोडक्ट वो इकट्ठा करते हैं। असॉर्टमेंट होता है प्रोडक्ट का कि वैरायटी ऑफ गुड्स जो रिटेलर्स हैं वो लेकर आते हैं और उनके डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो वी कैन से कि जो रिटेलर्स हैं वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों का ध्यान रखते हैं कि दोनों अच्छी होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स वो उनको सेल करते हैं। तो जो रिटेल सिचुएशन है उसमें मेजॉरिटी में ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन ही रिटेलर है, ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकता है जहाँ पर एक कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदता है ना, और जो है वो कोशिश करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट का सामान, रिटेलर ये कोशिश करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको गुड्स मिल जाए। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो रीसेलर से परचेज़ करता है, ना कि मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के पास वैरायटी नहीं होती। तो अब देखिए इसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं भी कह सकते हो, या इसका नेचर इन पॉइंट से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला डायनेमिक नेचर ऑफ रिटेलिंग, कि जो रिटेलिंग है उसका जो नेचर है वो कैसा है, डायनेमिक मतलब गतिशील मीन्स जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है या पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो रिटेलिंग भी चेंज होता है, रिटेलिंग का नेचर भी चेंज होता है ना। तो जो रिटेलिंग है वो बहुत फैमिलियर है किसके साथ, एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, है ना। तो हमें जो है वो इन चेंजेस की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रीसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो काम करना है, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करे और प्रॉफिट आप अर्न कर सकें या अल्टीमेट आपको सक्सेस मिल सके। तो वी कैन से कि जो रिटेलिंग है उसका नेचर कैसा है, डायनेमिक, है ना, स्टेबल नहीं है, डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है। सेकेंड है ट्रांजैक्शन फॉर कंजम्पशन ओनली, कि रिटेलिंग में जो ओनली कंजम्पशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे बताया था ओनली फॉर हाउस होल्ड या इंडिविजुअल पर्पस के लिए, पर्सनल या फैमिली पर्पस के लिए। लेकिन अगर बिज़नेस के पर्पस के लिए आप ख़रीदते हैं, जैसे सपोज़ आपने परचेज़ करा मैन्युफैक्चरर से, है ना, फिर आपने उसी को किसी और रीसेलर को सेल कर दिया, तो वो रिटेलिंग नहीं कहलाएगी, है ना। तो रिटेलिंग में आता है कि आप अल्टीमेट कंज्यूमर्स को अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो वो आपका रिटेलिंग में आता है। नेक्स्ट देखिए रिटेलिंग डिफ़र फ्रॉम होल सेलिंग, कि होल सेलिंग से ये अलग हो सकता है ना, क्योंकि होल सेलर्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में जो है वो गुड्स को परचेज़ करते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि कम क्वांटिटी में भी परचेज़ करते हैं और कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं, और उनका जो मेन पर्पस है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस, कि इसमें जो रिटेलिंग है उसमें फैक्टर्स, सक्सेस को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो मेन दो होते हैं। एक तो आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है ना, तो जनरली जो रिटेल सेलर्स हैं, पहले ही बताया था, वो मार्जिन ज़्यादा लेते हैं। और सेल क्वांटिटी ऑफ रिटेलर्स, कि जो रिटेलर्स हैं उनकी सेल क्वांटिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है ना, तो वो अच्छी क्वांटिटी में सेल करते हैं, मतलब उनके पास वैरायटी ज़्यादा होती है, वी कैन से वैरायटी ज़्यादा होती है कि कंज्यूमर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस कंपनी का प्रोडक्ट उनको परचेज़ करना है वो कर सकते हैं। फाइनल लिंक होता है ऑब्वियसली, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स का ये फाइनल लिंक है जो कि सीधा कस्टमर्स तक गुड्स को पहुंचाता है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ कंपटीशन की, है ना, तो ये 4 फैक्टर हैं जिसमें कंपटीशन होता है, ये जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेस भी अचीव कर सकता है और डूब भी सकता है ना। जिसमें एक तो है प्राइसिंग, कि अगर उन्होंने मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो कस्टमर उसको नहीं परचेज़ करेंगे, और अगर कम है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स आएंगे।
सेकंड इज़ लोकेशन आपकी कैसी है। अगर लोकेशन अच्छी है तो कंज्यूमर्स ऑब्वियसली उस लोकेशन पर आएंगे, और अगर बहुत अंदर है शॉप, है ना, जहाँ पर काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, या लोकेशन ऐसी है जो मार्केट नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंज्यूमर्स नहीं आएंगे। कौन सा प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है ना, ये भी फैक्टर है, डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कंज्यूमर्स को आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिटेलिंग में मतलब कंपटीशन में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस भी मिल सकती है और बिज़नेस फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एसेंस ऑफ रिटेलिंग, कि रिटेलिंग का ये सार है, और वी कैन से सक्सेस अचीव करने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ कस्टमर सर्विस। जैसे बताया था कि रिटेलर्स को मेन फोकस किस पे देना है, कस्टमर की सर्विसेज के ऊपर, कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड हैं तो फिर जो आपका बिज़नेस है वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। सेकंड इज़ टीम वर्क, कि रिटेलिंग में ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही बिज़नेस को संभाल लेगा, बल्कि रिटेलिंग इज़ ऑल अबाउट पीपल, लोगों के बारे में ही है। तो आपका जो बिज़नेस है वो इफ़ेक्टिवली चले, है ना, और कॉम्पिटिटिवली आप उसको हैंडल कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो टीम है वो कैसी होनी चाहिए, टैलेंटेड पीपल की, कि बहुत सारे पर्सन ऐसे हों जिनको एक्सपीरियंस है ना, वो पर्सन आपके साथ अगर काम कर रहे हैं तो टीम वर्क अच्छा है तो बिज़नेस सर्वाइव कर सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको दिखाई दे रही हैं, बिकॉज रिटेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो डायनेमिक है ना, एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। अगर आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है। तो दिस इज़ द एसेंस ऑफ रिटेलिंग। तो ये कुछ नेचर के बारे में बताया था कि रिटेलिंग का क्या नेचर है ना, क्या इसकी फ़ीचर्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग, कि क्या स्कोप है, क्या क्या इसके अंदर आता है। तो ऑब्वियसली सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो कौन कौन से फंक्शन आते हैं इसमें, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ सर्विसेज। अब आप कहेंगे सर्विसेज क्या हैं, तो देखो बहुत अच्छे एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि जैसे आप सपोज़ खाना मंगाते हैं बाहर से, है ना, सर्विस बॉय आता है, चाहे आप ग्रोफर से मंगा रहे हैं, किसी से भी मंगा रहे हैं, जो किसी मोटेल से मंगा रहे हैं, या जैसे बताया ओवरनाइट लॉजिंग इन मोटेल, है ना, उससे, या कोई हेयर कट कराते हैं, कोई वीडियो टेप रेंटल है, या होम डिलीवर्ड पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा मंगाया पिज़्ज़ा हट से, तो ये भी क्या है, सर्विसेज हैं, ये भी रिटेलिंग में आती हैं। तो रिटेलिंग में ओनली सेल ऑफ प्रोडक्ट नहीं आता, सिर्फ ये नहीं है कि ग्रोसरी शॉप ही रिटेलिंग है, बल्कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पर्सन भी किस में आते हैं, रिटेलिंग में। जैसे आपका आरओ ख़राब हो गया, उसके लिए आपने किसी को बुलाया, तो वो भी क्या है, रिटेलिंग। तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, या वाटर फिल्टर जैसे इसने बताया उसकी मेंटेनेंस है ना, तो ये सारा पार्ट किसका है, रिटेलिंग का। तो रिटेलिंग का स्कोप कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अब देखिए क्या क्या इसके फंक्शंस हैं रिटेलिंग के, या इसके अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। सबसे पहला अरेंजिंग असॉर्टमेंट्स। अब असॉर्टमेंट्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, कि जैसे जो रिटेलर्स होते हैं वो एक ही तरह के प्रोडक्ट नहीं रखते, बहुत सारे वैरायटी होती है उनके पास, है ना। जैसे आपने सोप परचेज़ करना है तो ऐसा नहीं है कि ओनली लक्स के सोप होंगे या ओनली हमाम के सोप होंगे, उनके पास वैरायटी होगी, हर कंपनी का प्रोडक्ट उनके पास होगा। कंज्यूमर जाएगा, उनको जो पसंद आएगा वो परचेज़ कर लेंगे। तो इट मीन्स जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वो परचेज़ करते हैं ताकि जो कस्टमर है उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल सके। और अगर बात करें मैन्युफैक्चरर्स की, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उनके पास तो लिमिटेड है ना, वैरायटी भी लिमिटेड है, तो वो कुछ ही बायर्स होते हैं, उनको वो सेल करते हैं। जैसे होल सेलर्स हैं या रिटेल सेलर्स को भी अगर वो सेल करेंगे तो कुछ ही होते हैं जिनको बल्क में वो क्वांटिटी सेल कर देते हैं। बट जैसे बताया रिटेलर्स क्या होते हैं कि कम क्वांटिटी भी सेल करते हैं टू बैलेंस द डिमांड, है ना, तो दोनों की ही डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर्स या होल सेलर्स, इनको ये कहते हैं कि आपको बल्क में परचेज़ करना पड़ेगा, तो ये बल्क में परचेज़ करते हैं। कंज्यूमर्स चाहते हैं उनको 1 मिले, क्वांटिटी 1 या 2, तो वो कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो भी पूरा करते हैं। तो दोनों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करते हैं। सेकेंड है सिलेक्टिंग प्रॉपर लोकेशन। रिटेलिंग में लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है ना, कि आपकी शॉप अगर है तो वो कहाँ पर है ना, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन बिज़नेस की अगर बात करें तो उसमें इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वीनियंट लोकेशन है शॉपर्स के लिए, ऑनलाइन के लिए।
है ना। तो लोकेशन भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सिलेक्ट की है। थर्ड इज़ ब्रेकिंग बल्क, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रोकने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं वो चाहते हैं कि आप बल्क में परचेज़ करें, है ना। तो वो लार्ज कार्टन्स शिप करते हैं। तो जो रिटेलर्स हैं वो उनको ऑफ़र करते हैं स्मॉलर क्वांटिटी टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को वो कम क्वांटिटी में देते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर से वो बल्क में परचेज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग बल्क को वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का वो काम करते हैं। और रिटेलर्स का क्या काम होता है, सिलेक्टिंग राइट काइंड ऑफ गुड्स, कि वो गुड्स को सही गुड्स का चुनाव करना, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कंज्यूमर वांट। अब कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है लेकिन आप दूसरा लेकर आते हैं, प्रोडक्ट ए अच्छा लगता है, आप बी भी ले आते हैं, सी भी ले आते हैं, डी भी ले आते हैं, लेकिन उसको तो कौन सा चाहिए, ए। तो आपने ये देखना है कि व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर वांट, जो कंज्यूमर चाहता है। सिलेक्टिंग प्रॉपर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, कि फिर आपको ये देखना है कि ये मिलेगा कहाँ से, जहाँ से आपको इजी रीज़नेबल रेट पर मिल जाए, ताकि आप कंज्यूमर से भी ज़्यादा चार्ज ना कर सकें। तो आपने वो सोर्स भी देखना है। और रिटेलिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको असेंबल करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार की, है ना, तो जो कार की इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स परचेज़ कर लेती हैं अलग अलग कंपनी से, फिर उनको असेंबल करके फिर कंज्यूमर्स को वो सेल करती हैं, है ना। तो फिर ये देखना है कि कौन सा पार्ट कौन सी कंपनी से परचेज़ करना है, जिसको कि असेंबल करना है। तो सिलेक्ट करती हैं वो क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वो भी बहुत केयरफुली उनको सिलेक्ट करना होता है कि किसी के अंदर कोई कमी ना हो। और देखिए नेक्स्ट आता है फंक्शन होल्डिंग इन्वेंट्री। और इसी तरह से जो रिटेलर्स हैं उनको अपना कुछ स्टॉक भी रखना पड़ता है, ताकि कंज्यूमर जब भी आएँ उनको ईज़िली अवेलेबिलिटी मिल जाए, है ना। तो उनको कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक भी उनको अपने पास रखना पड़ता है। एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर चैनल्स, कि जो रिटेलर्स हैं उनको दूसरे चैनल्स जैसे होलसेलर्स हैं, जहाँ जहाँ से उनको सामान मिल सकता है, जो सोर्स है सप्लाई का, तो होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ इनको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। इसी तरह से प्रोवाइडिंग प्रमोशनल सपोर्ट, है ना, कि अगर कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो छोटे हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, मतलब उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो फिर जो रिटेलर्स हैं वो ये भी काम करते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट हमें दे दीजिए, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कराएंगे, इसका प्रमोशन कराएंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की जो असिस्टेंस है, वो ये छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो स्टोरेज की हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर कंज्यूमर्स, कि अगर कंज्यूमर्स हैं ये कहते हैं कि वो शॉप तक नहीं जा सकते, उनके स्टोर तक नहीं जा सकते परचेज़ करने के लिए, तो जैसे आपने सुना होगा फ्री होम डिलीवरी या चार्जेस भी ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से गुड्स को कंज्यूमर के प्लेस तक ड्रॉप करने का काम भी जो रीसेलर्स हैं वो करते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग सेल्स पर्सोनल, कि उनके पास जो सेल्समैन हैं जो कि गुड्स को सेल कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी ये करते हैं, रिक्रूटमेंट का भी करते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है ना। उनको चाहिए, स्टाफ चाहिए, जैसे बताया था मैन पावर इनके पास होनी चाहिए, तो उनको रिक्रूट करना, किस तरह से उनको लगाया जाएगा, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि अगर उनको काम करना आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ उनको सिखाया जाता है हाउ टू डू द वर्क। जैसे अगर बात करें हम मॉल की या सुपर स्टोर्स की, तो वहाँ पर ऑनलाइन काम भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, बिल कटते हैं, तो वो बिल किस तरीके से काटे जाते हैं, उनको मोटिवेट करना, है ना, मोटिवेट करना सेल्स पर्सोनल को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो उनको ज़्यादा कमीशन प्रोवाइड की जाएगी। ये काम भी रिसेलर्स का या रिटेलर्स का होता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो सेटिस्फाई रहेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करते रहेंगे, है ना, आपकी शॉप पर आते रहेंगे या आपके स्टोर पर आते रहेंगे। तो सर्विसेज प्रोवाइड करना ये भी इनका फंक्शन होता है। ऑफरिंग क्रेडिट, ऑब्वियसली आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्रेडिट पर गुड्स परचेज़ करना चाहते हैं, है ना। तो जो गुड्स हैं रिटेलर्स उनको क्रेडिट पर भी परचेज़ करते हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो इजीली गुड्स को ख़रीद सकें। सर्विसेज भी उनको दी जाती हैं और ये ऑप्शन भी दी जाती है कि अगर वो कैश परचेज़ करना चाहते हैं तो कैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्रेडिट परचेज़ भी कर सकते हैं।
और अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको भी हैंडल करते हैं, है ना। कंप्लेंट्स को भी हैंडल किया जाता है, सुना जाता है। जैसे बताया, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इम्प्रूविंग कंज्यूमर्स रिलेशन, कि कंज्यूमर्स के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। जैसे सपोज़ किसी की कोई कंप्लेंट है ना, चाहे मिस्टेक कंज्यूमर की हो, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाती है उसको सेटिस्फाई करने की, ताकि वो फ्यूचर में भी आपका कंज्यूमर बना रहे। डेवलपिंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, कि जैसे इन्वेंट्री आपकी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉक रखा जाए वो स्टॉक बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना कि वो डेड स्टॉक हो जाए, उसकी डिमांड ख़त्म हो जाए या एक्सपायर्ड हो जाए, है ना। और बहुत कम भी नहीं रखना कि कंज्यूमर्स आएँ, वो डिमांड करें और आपके पास प्रोडक्ट ना हो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि प्रोडक्ट की वैल्यू को भी आपने बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाना है? बाय ब्रेकिंग बल्क, कि आपने लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करना है और कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में देना है। प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट क्या है? परचेजिंग अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, है ना, कि आपने एक साथ मतलब हर कंपनी के प्रोडक्ट आपने परचेज़ करने हैं। होल्डिंग इन्वेंट्री, कि आपको जो इन्वेंट्री है वो होल्ड करके रखनी है, और वी कैन से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है ना। इसी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो फंक्शंस हैं, वो कौन करते हैं? रिटेलर्स। तो ये था कुछ फंक्शंस के बारे में। अब इस चैप्टर में एक ही टॉपिक रह गया है, वो है हमारी इम्पॉर्टेंस। 3 टॉपिक थे इसमें, एक नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। नेचर एंड स्कोप हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस।